हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, आप सभी का स्वागत है ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग 11th 12th एनडीए और जेई का बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि शुरू अभी मैथ हम लोग किए हैं तो शुरू में तो बेसिक मैथ ही पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स पार्ट 9 करने वाले हैं, बेसिक मैथ्स पार्ट 9। और आपको पता है ये जो मैथ्स है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराया जाता है। तो पिछला जो हम बेसिक पार्ट 8 तक कंप्लीट किए हैं उसमें पूरा का पूरा मॉडुलस यानी मापांक हम आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। तो उस पर बात करने से पहले मॉडुलस जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, मापांक जो हम लोग पढ़े हैं उसका एक ग्राफ है छोटा सा, पहले हम लोग उस पर बात कर लेंगे। उसके बाद जो आज का टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए थोड़ा उसका हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग। चलिए क्या कर लेना हम लोग को मित्र, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो लिखेंगे मापांक फलन का, मापांक फलन का ग्राफ। मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें ग्राफ नहीं पढ़े ये तो मैथ्स का अवहेलना हो जाएगा मित्र। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन यानी मापांक फलन का ग्राफ। मित्र जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग पूरा का पूरा मॉडुलस पढ़ चुके हैं। ये है हमारा fx इक्वल टू mod x, इसी का हम ग्राफ देखना चाहते हैं। ये हमारा है fx इक्वल टू mod x, इसी का हम ग्राफ देखना चाहते हैं। तो मित्र ग्राफ खींचने के लिए हमेशा आप फंक्शन को y मान लीजिएगा। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mod x। ये जब भी हमें किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है, खींचना होता है, तो सबसे पहले हम फंक्शन को y मान लेते हैं। तो y इक्वल टू mod x। अब आपको पता होना चाहिए कि mod x का जो वैल्यू है वो दो टाइप का होता है। मॉड के अंदर लिखा x अगर 0 से बड़ा रहा यानी पॉजिटिव रहा तो डायरेक्ट मॉड हटा देंगे, इसका आंसर x हो जाएगा। और मॉड के अंदर वाला जो x है अगर वो माइनस में रहा यानी 0 से छोटा रहा तो मॉड हटा करके और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और दो यहां भी 0 है यहां भी 0 है तो दोनों में से कहीं भी एक जगह हम क्या कर लेते हैं, इक्वल का साइन लगा लेते हैं। तो हम ये सब चीजें पीछे वाले वीडियो में आपको पढ़ा दिए हैं कि मॉड के अंदर वाला अगर 0 से बड़ा हो तो डायरेक्ट मॉड हटा दीजिए, जो बचा वो आंसर हो जाएगा। और मॉड के अंदर वाला अगर माइनस में हो तो मॉड हटा के माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो मॉड है वो इस टाइप का दो वैल्यू देता है। तो हमको मॉड का पहले ग्राफ खींचना था ना, तो हमने पहले मॉड का वैल्यू निकाल लिया, मॉड हमें क्या क्या देता है वो निकाल लिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। थोड़ा बोर्ड पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। आइए चलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस, और ये है आपका ओरिजिन 0। ठीक है, चलो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
तो एक बार ड्रॉ करिए y इक्वल टू एक्स, एक बार ड्रॉ कीजिए y इक्वल टू माइनस एक्स। तो मित्र y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। एक सेकंड, y इक्वल टू मॉड एक्स का जो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा। ये देख रहे हो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है। ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रंट और थर्ड क्वाड्रंट में आने वाला ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसी को कहते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लेकिन ध्यान सुनना, y इक्वल टू एक्स का तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि y इक्वल टू एक्स का वो पार्ट लेना है जिसके लिए x क्या हो, 0 से बड़ा हो। मित्र समझना बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ये, जो फर्स्ट क्वाड्रंट और थर्ड क्वाड्रंट के बीचों बीच आता है। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। लेकिन इस ग्राफ का पूरा पार्ट नहीं लेना है। कौन सा पार्ट लेना है, यहां देखो, देखो लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स का वो पार्ट लेना है जिसके लिए x क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो सोच के बताइए, x 0 से बड़ा राइट में होता है कि लेफ्ट में होता है? सर राइट में होता है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो लेफ्ट वाला ग्राफ है, ये वाला हम इसको काट देंगे। ये ग्राफ हमको नहीं चाहिए, ये ग्राफ हमको नहीं चाहिए, इसको हम काट देंगे। और 0 पर इक्वल भी है, तो 0 हमको लेना है, 0 हमको लेना है, और ये राइट वाला भी लेना है। समझे? y इक्वल टू एक्स का ये पूरा ग्राफ था, लेकिन इस पूरे ग्राफ का सिर्फ हमको वही पार्ट लेना था जिसका x 0 से बड़ा था। तो x 0 से बड़ा राइट में होता है, तो राइट वाला ग्राफ रहने दिए, लेफ्ट वाला को काट दिए, मतलब हटा दिए। हो गया? अब अगला क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो मित्र y इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीचों बीच जाता है। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीचों बीच जाता है, ऐसा। ये है आपका y इक्वल टू माइनस एक्स का, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स का। लेकिन इसका भी पूरा पार्ट नहीं लेना है। इसका कौन सा पार्ट लेना है, यहां देखिए। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का वो पार्ट लेना है जिसके लिए x क्या हो, 0 से छोटा हो। तो बताइए, x 0 से छोटा लेफ्ट में होता है कि राइट में? सर लेफ्ट में होता है। इसका मतलब लेफ्ट वाला ग्राफ रहेगा और राइट वाला ग्राफ कट जाएगा, राइट वाला ग्राफ कट जाएगा, ये वाला ग्राफ कट जाएगा। मतलब ये ग्राफ हम नहीं लेंगे। अब अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स का ये राइट वाला पार्ट लेना था, y इक्वल टू माइनस एक्स का ये लेफ्ट वाला पार्ट लेना था। तो बोलो, अच्छे तरीके से ध्यान देके देखो। अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान देके देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, देखो। आपको लगेगा कि सर एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, भी शेप का ग्राफ, और ये 0 तो रहेगा ही, और ये 0 शामिल रहेगा। ये अगर आप अच्छे से देख लें तो आपका y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, यानी y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ जो है वो इस भी शेप का हो गया। किस शेप का हो गया? भी शेप का हो गया। मतलब आप डायरेक्ट याद रखिएगा, बाकी कुछ मत याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि y इक्वल टू मॉड एक्स अगर आप बताओ तो सिर्फ ये भी शेप बता दीजिएगा, बस ये भी शेप बता दीजिएगा। बस ध्यान रहे, भी शेप कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। तो भी शेप बता दीजिएगा। ये जो भी शेप आपको दिखाई दे रहा है यही है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। और कैसे ड्रॉ किए उसी को हम डिटेल में समझा रहे थे। बोलिए, समझ में आ गया? ओके सर, आज के बाद आप दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो भी शेप का होता है,
जिसका एक पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है और एक पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, और ओरिजिन भी इंक्लूड रहता है, ओरिजिन भी शामिल रहता है। मतलब ओरिजिन से ही भी शेप शुरू होगा, एक पार्ट फर्स्ट में चला जाएगा, एक पार्ट सेकंड में चला जाएगा, इस तरीके से। समझे? तो ये है हमारा मॉडेक्स का ग्राफ। क्लियर हुआ? चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आइए, तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले थे वो ये है हमारा टॉपिक। ये चलिए आज का टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में लोग इसको GIF बोलता है। ध्यान से, GIF बोलता है। हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी में से क्या बोलेंगे? हिंदी में से बोलेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। हिंदी में इसको बोलेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। ये ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। ये टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना चाहिए। पहले आप बता दीजिए क्या आपको वीडियो अच्छे से क्लियर आ रहा है? चलिए, हाँ सर वीडियो तो बहुत अच्छा क्लियर आ रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्या है ये मित्र ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सुनिएगा अच्छे से। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन लिखा कैसे जाता है। इस प्रकार से, ध्यान देना, इस प्रकार से बिग ब्रैकेट यानी बड़ी कोष्ठ ले लेना है, उसके अंदर लिख देना है ऐसे x। ये देख रहे, बिग ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ लिख दिया, इसी को कहते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं। हिंदी में इसको पढ़ेंगे x का महत्तम पूर्णांक फलन। x का महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन ऐसे लिखा जाता है, बिग ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख देगा, बड़ी कोष्ठ के अंदर कुछ लिख देगा, तो समझ जाना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है या x का महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, जैसे ये आपका मेन चीज है। जैसे अगर ऐसे लिख दिया, अगर मान लो ऐसे लिख दिया तो इसको क्या पढ़ोगे? अगर ऐसे लिख दिया, बोलो ऐसे लिख दिया, बिग ब्रैकेट के अंदर 10 लिख दिया, बड़ी कोष्ठ के अंदर 10 लिख दिया, इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10 पढ़ोगे। हिंदी में से पढ़ोगे 10 का महत्तम पूर्णांक फलन। 10 का महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी में से आप ये पढ़ोगे। समझ रहे हैं? मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी GIF को कैसे लिखा जाता है। अब मित्र हमको यह समझना है कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर ले। उम्मीद करते हैं कि ये बात जो हम आपको समझाएं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले इसको अच्छे से नोट कर ले। अब हम आपको बताते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। सुन लीजिए, नोट कर लिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया से समझा रहे हैं, बहुत ही प्यार से ध्यान देना। चलिए मित्र, बॉक्स X का आंसर
कहोगे सर आप बॉक्स एक्स क्यों पढ़ रहे हो? आओ मित्र, लोग शॉर्टकट में इसे बॉक्स ऑफ एक्स भी पढ़ देते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स भी पढ़ देते हैं। तो अगर हम बॉक्स ऑफ एक्स पढ़ देंगे तो समझ जाना कि हम GIF की ही बात कर रहे हैं, महत्तम पूर्णांक फलन की ही बात कर रहे हैं। लोग इसे शॉर्टकट में बॉक्स ऑफ एक्स भी पढ़ देता है या GIF भी पढ़ सकते हो, महत्तम पूर्णांक फलन भी पढ़ सकते हो। तो अगर कभी मेरे मुंह से बॉक्स ऑफ एक्स निकल गया तो समझ जाइएगा कि हम GIF की ही बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है ना। जिसे इसको अगर पढ़ना होगा, इसको पढ़ना होगा तो क्या लिख सकते हैं? इसको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं हम लोग बॉक्स ऑफ 10 पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? बॉक्स ऑफ 10 पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पढ़ने पे डिपेंड है। बार बार बॉक्स ऑफ 10 भी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना कि हम बात किसकी कर रहे हैं? GIF की ही कर रहे हैं, महत्तम पूर्णांक फलन की ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो हम लोग कहां पे थे? हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस x के बॉक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सुन मित्र, x के बॉक्स का वैल्यू डायरेक्ट x के इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। x क्या रहे? इंटीजर रहे तब। x क्या रहे? पूर्णांक रहे तब। सुन लो अच्छे से, सुन लो अच्छे से। अगर यह x इंटीजर हो तो डायरेक्ट इसका आंसर x के बराबर ही हो जाएगा। अगर यह x पूर्णांक हो तो डायरेक्ट इसका आंसर x के बराबर ही हो जाएगा। कहने का यह मतलब हुआ कि अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर है तो उसका आंसर उसी इंटीजर के बराबर हो जाएगा। अगर बॉक्स के अंदर पूर्णांक है तो उसका आंसर उसी पूर्णांक के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम्पल भी समझाएंगे, चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, बॉक्स x का जो मान है, x से जस्ट छोटा वाला इंटीजर यानी पूर्णांक, सुन लीजिए, x के बॉक्स का जो आंसर है वो x से जस्ट छोटा वाला इंटीजर यानी पूर्णांक भी होता है। कब? जब x नॉट अ इंटीजर, मतलब जब x इंटीजर नहीं हो तब, मतलब x पूर्णांक नहीं हो तब, x पूर्णांक नहीं हो तब। सुन लीजिएगा, आइए अच्छे से फिर से समझाते हैं और ढेर सारे एग्जाम्पल देंगे तो दिमाग में अच्छे से बैठ भी जाएगा। सुनना हम क्या बोल रहे हैं। हमने पहले कहा, इसको पहले समझाते हैं। हमने कहा कि अगर अंदर में यानी बॉक्स के अंदर इंटीजर हो, GIF के अंदर इंटीजर हो, महत्तम पूर्णांक अगर इंटीजर का पूछे, पूर्णांक का पूछे, तो आंसर उसी पूर्णांक यानी इंटीजर के बराबर हो जाएगा। सिंपल। अगर बॉक्स के अंदर, बॉक्स मतलब समझ रहे हो ना, GIF की बात कर रहे हैं, महत्तम पूर्णांक फलन की बात कर रहे हैं। अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर हो, पूर्णांक हो, तो आंसर उसी के बराबर हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे एग्जांपल समझो, कोई आपसे पूछे कि 10 का बॉक्स बताओ, तो बाबू 10 इंटीजर है ना, इसका आंसर डायरेक्ट 10 के बराबर हो जाएगा। कोई आपसे पूछे कि -4 का बॉक्स बताओ, तो -4 इंटीजर है ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर -4 के बराबर हो जाएगा। कोई पूछेगा कि 0 का बॉक्स बताओ, तो 0 इंटीजर है ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 के बराबर हो जाएगा। कोई पूछेगा कि 105 का बॉक्स बताओ, 105 इंटीजर है ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर 105 के बराबर हो जाएगा। समझा? अगर अंदर में इंटीजर रहा तो डायरेक्ट आंसर इसका उसी इंटीजर के बराबर हो जाएगा, उसी पूर्णांक के बराबर हो जाएगा।
अगर अंदर में पूर्णांक संख्या रहे तो आंसर उसी पूर्णांक के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर में इंटीजर यानी पूर्णांक नहीं रहे तब ये रूल लगा। देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो 5.8 बाबू, ये इंटीजर यानी पूर्णांक तो नहीं है। और क्या बोले हैं, जब x इंटीजर यानी पूर्णांक नहीं हो तो आंसर क्या होगा, x से जस्ट छोटा वाला इंटीजर। तो सोच के बताओ तो 5.8 से जस्ट छोटा, 5.8 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर यानी कौन सा पूर्णांक होता है सर? 5। इससे जस्ट छोटा इंटीजर बोलना है, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक बोलना है, डेसिमल वाला मत बोल देना। इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक, तो 5 ही आता है। इसका आंसर 5 हो जाएगा। जैसे इसका पूछे 6.95, फिर से देख लीजिए 6.95 इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, मतलब इसका आंसर इससे जस्ट छोटा इंटीजर के बराबर होगा, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक के बराबर होगा। तो कौन होगा? 6। देख लो नेक्स्ट एग्जांपल, 0.8 इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो इसका आंसर इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक के बराबर आएगा। तो 0.8 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन होता है? 0। नेक्स्ट देखो, इसे पूछ दिया जाएगा -2.6 भी इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, मतलब इसका आंसर इससे जस्ट छोटा इंटीजर के बराबर, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक के बराबर होगा। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर पूर्णांक कौन होता है सर? -3 होता है। -2 मत बोल देना, -2 इससे बड़ा होता है, हमको इससे छोटा चाहिए तो -3 होगा। ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि -0.9 का बताओ बॉक्स कितना होगा, तो फिर से मित्र ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो आंसर इससे छोटे वाले के बराबर होगा, -1 के बराबर। फिर से देख लो -10.161, फिर से देख लो मित्र, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है, तो आंसर इससे छोटे वाले इंटीजर यानी पूर्णांक के बराबर होगा। इससे छोटा कौन होगा? -11। क्या आप समझ रहे हो? देख लो अच्छे से, पहले देख लो। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको प्यारे, हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर अंदर में इंटीजर यानी पूर्णांक हो तो उसका बॉक्स उसी इंटीजर यानी पूर्णांक के बराबर हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर अंदर में इंटीजर यानी पूर्णांक नहीं हो तो आंसर इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर यानी पूर्णांक के बराबर होगा। तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर 5 होता है, इससे जस्ट छोटा वाला पूर्णांक 6 होता है, इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर 0 होता है, इससे जस्ट छोटा वाला पूर्णांक -3 होता है। क्योंकि ये सब इंटीजर नहीं है इसलिए छोटा ले रहे हैं। इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर -1 होता है, इससे जस्ट छोटा वाला पूर्णांक -11 होता है। इंटीजर नहीं हो तो जस्ट छोटा वाला लेना है, और इंटीजर हो तो डायरेक्ट वही आंसर करना है। क्या आप समझे कि बॉक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, GIF कैसे ज्ञात करते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन कैसे ज्ञात करते हैं? अरे समझो, बोलो, कोई सोच के बताओ। इसका आंसर कितना आ रहा है आपका? -9.25 का कितना आ रहा है सर? बहुत आसान सा आंसर है, -10। इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा वाला के बराबर होगा। ठीक है। और एग्जांपल देते क्या? देख लो, और एग्जांपल देते हैं, प्लीज नोट कर लो। तो कर लिए? अब जैसे किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा हो जाए तब, आ ही रहा होगा ख्याल, सर अगर √3 आ जाए तब क्या करेंगे सर?
अरे भाई साहब, तो √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। अब 1.73 इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो आंसर इससे जस्ट छोटा वाला के बराबर मतलब 1 की इक्वल हो जाएगा। कोई पूछेगा सर पाई का इंटीजर यानी बॉक्स कितना होगा, तब पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 होता है। 3.14 इंटीजर यानी पूर्णांक नहीं है, तो इससे जस्ट छोटे वाले के बराबर होगा आंसर, यानी 3 के बराबर। कोई पूछेगा कि सर ई का बॉक्स कितना होगा, तो ई का वैल्यू कितना होता है? 2.71। 2.71 इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो आंसर इससे जस्ट छोटे वाले पूर्णांक के बराबर होगा, मतलब 2 की इक्वल होगा। कोई पूछेगा कि सर 5/3 का क्या होगा, तो कोई बात नहीं, 5/3 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, बोलो? 3 1 जा 3, 2 बचेगा। हाँ, तो 1.66 बचेगा। तो 1.66 भी इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा वाला के बराबर होगा, मतलब 1 की इक्वल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? कोई पूछेगा कि सर इसका क्या होगा, सर -11/4 होगा, तब क्या होगा? कोई बात नहीं, इसको आप भाग कर लीजिए। तो -11/4 को भाग कर कितना आ जाएगा, बोलो? 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से प्यारे, ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो आंसर इससे छोटे वाले के बराबर करो, यानी -3 की इक्वल करो। समझा? जैसे ये देख लो सर, अगर -1/5 आ गया तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा बोलो? ये -0.2 हो जाएगा। फिर से ये इंटीजर यानी पूर्णांक नहीं है, तो आंसर इससे छोटे वाले के इक्वल मतलब -1 की इक्वल हो जाएगा। समझा? उम्मीद करते हैं अब आपको इतना सारा एग्जाम्पल देख के समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का बॉक्स यानी GIF कैसे ज्ञात किया जाता है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए आइए, अब जो पूछेंगे उसका जवाब दीजिए। हटाइए इसको, चलिए नोट कर लीजिए। अब सोचिए तो आराम आराम से, मित्र आराम आराम से। अब ध्यान देना, अगर कोई आपसे पूछे, देखो बहुत ही बढ़िया बात चल रहा है, आपको समझना है, संभालना है। ठीक है, चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ x का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, तब उसका बॉक्स कितना होगा? ऐसे करके सवाल कोई अगर आपसे पूछ दिया तो क्या करोगे? दिमाग लगाओ। x का वैल्यू 0 और किसके बीच में है? 1 के बीच। तो अपने मन से 0 और 1 के बीच बहुत सारा नंबर होता है, कोई एक नंबर चुनो जो आपका मन करे। 0 और 1 के बीच बहुत सारा नंबर होता है, कोई एक नंबर चुनो। सर 0.5, तो सोच के बताइए आप कि अगर 0 और 1 के बीच अगर आप 0.5 चुने हो तो 0.5 का बॉक्स कितना हो जाएगा? सर ये इंटीजर यानी पूर्णांक नहीं है, तो आंसर इससे छोटे वाले की इक्वल मतलब कितना इक्वल हो जाएगा? 0 की इक्वल। आप कुछ भी जो आपका मन करे 0 और 1 के बीच का नंबर यानी संख्या ले लो और उसका बॉक्स निकालो, तो आंसर 0 ही आएगा। देख लो, बोलो आंसर 0 ही आएगा। देख लो आप लेकर के। ठीक उसी प्रकार अगर 1 और 2 के बीच अगर x हो, तब अगर आपसे इसका बॉक्स पूछे तो फिर से दिमाग पे जोर डालो। 1 और 2 के बीच अपने मन से कोई नंबर ले लो। 1 और 2 के बीच अपने मन से कोई नंबर ले लो। सर 1 और 2 के बीच 1.8, सोच के बताओ। 1.8 लोगे तो 1.8 का बॉक्स कितना हो जाएगा? सर ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो आंसर इससे छोटे की इक्वल होगा, मतलब 1 की इक्वल। जो मन करे 1 और 2 के बीच जो दूसरा नंबर लेने का मन को वो ले लो, फिर भी आंसर 1 ही आएगा। लेके देख लो। अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं, चलिए एक एग्जांपल और ले देते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच अगर ले ले, 2 और 3 के बीच, तब अगर हम आपसे पूछें बताइए,
तो 2 और 3 के बीच को भी नंबर ले लीजिए। सर 2.7 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 2.7। तो बताइए सोच के, अगर 2.7 ले लोगे तो 2.7 का बॉक्स कितना होगा? सर ये इंटीजर यानी पूर्णांक नहीं है, तो आंसर इससे छोटे वाले के इक्वल मतलब 2 के इक्वल होगा। कितना के इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं और समझदार हैं तो देखिए, अगर x का वैल्यू दो लगातार इंटीजर के बीच हो, अरे 0 और 1 लगातार है, अगर x का वैल्यू दो लगातार इंटीजर के बीच हो, अगर x का मान दो लगातार पूर्णांक के बीच हो, तब उस x का बॉक्स छोटे वाले इंटीजर यानी पूर्णांक के बराबर होता है। फिर से सुनो, अगर x का वैल्यू दो लगातार इंटीजर के बीच हो तो उस x का बॉक्स छोटे वाले इंटीजर के बराबर होगा। अगर x का मान दो लगातार पूर्णांक के बीच हो तब उस x का बॉक्स छोटे वाले पूर्णांक के बराबर होगा। 1 2 के बीच है तो आंसर 1 आया, 2 3 के बीच है तो आंसर 2 आया। अगर 3 और 4 के बीच रहता तो 3 और 4 के बीच रहता तो सर 3 आता। ठीक है, 4 और 5 के बीच रहता तो 4 और 5 के बीच रहता तो आंसर सर 4 आता। लगातार के बीच रहेगा तो छोटे की इक्वल, जैसे अगर मान लो अगर -1 और 0 के बीच रहता तो -1 और 0 भी तो लगातार है, तब उसका बॉक्स ना इक्वल होता -1 की इक्वल। -2 और 1 के बीच होता, ये भी तो लगातार है, तब इनका बॉक्स ना होता -2 की इक्वल। ठीक है, -3 और -2 के बीच होता, ये भी तो लगातार है, तो इसका बॉक्स ना इक्वल होता -3 की इक्वल। मतलब अगर x का वैल्यू दो लगातार इंटीजर के बीच हो तो उसका बॉक्स छोटे वाले इंटीजर के बराबर होता है। अगर x का मान दो लगातार पूर्णांक के बीच हो तो उसका आंसर छोटे वाले पूर्णांक के बराबर होता है। एक बात और थोड़ा गौर करो, अगर हम इस कंडीशन में अगर छोटे वाले पर इक्वल लगा दें तो आंसर में कोई असर नहीं पड़ेगा। छोटे वाले पर इक्वल लगाना क्या, छोटे वाले पर इक्वल लगाने का क्या मतलब हुआ कि आप x के जगह पे 0 भी रख सकते हो, तो 0 का बॉक्स 0 ही हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहां भी अगर आप इक्वल लगा देते हो तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 2 के बीच कुछ भी ले लो, चाहे डायरेक्ट 1 ले लो, आंसर 1 ही आएगा। 2 और 3 के बीच ले लो, चाहे डायरेक्ट 2 ले लो, आंसर 2 ही आएगा। 2 और 3 और 4 के बीच ले लो, चाहे डायरेक्ट 3 ले लो, आंसर 3 आएगा। तो छोटे वाले पर अगर इक्वल का भी साइन लगा दोगे तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो समझा क्या इसको? समझा? देख मित्र, एक एक बात हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। पहले डायरेक्ट एग्जाम्पल कराए थे, ये सब वाला एग्जाम्पल, इस टाइप का एग्जाम्पल सब। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा हम एग्जाम्पल का लेवल बढ़ाएं तो ऐसा वाला एग्जाम्पल ले लिए। अब देखो थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते तब कैसा एग्जाम्पल आएगा। मित्र, हम कोशिश ऐसा करते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर मन में कोई डाउट अगर आपके पास आएगा तो उसका सॉल्यूशन हम यहां कर दें। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बस आप लोगों का थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट चाहिए, है ना मित्र? कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे हमारा पढ़ाना या हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगे, आपके काम का लगे, तो आप हमको सपोर्ट कीजिएगा। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ा सा, है ना? चलिए हटा दे क्या इसको। अब देखिए, अगर ऐसा हो जाता सर, आइए पेन बदलते हैं, एग्जाम्पल बदलते हैं। अगर ऐसा हो जाए सर, किसी लड़के के मन में ख्याल है सर, अगर ऐसा हो जाए सर 2 और 3 के बीच रहे लेकिन 2 पर भी इक्वल रहे या 3 पर भी इक्वल रहे, तब आंसर में क्या आएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तब क्या होगा सोचो, इसको ऐसे सोचो,
इसको तीन तरीके से सोचना है। 2 और 3 के बीच कोई भी नंबर लोगे तो उसका बॉक्स 2 आएगा। 2 के इक्वल मतलब 2 लोगे तो 2 का बॉक्स 2 आ जाएगा, और 3 के इक्वल मतलब 3 लोगे तो 3 का बॉक्स ना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब अगर ऐसा रहे तो आंसर 2 और 3 दोनों होगा। सोच के देखो, 4 से लेकर के 5 तक ऐसा है, तब बोलो क्या होगा। 3 पार्ट में सोचो इसको, 3 पार्ट में 4 और 5 के बीच रहेगा तो बॉक्स 4 आएगा। 4 के इक्वल रहेगा तब वो 4 आएगा, लेकिन 5 के इक्वल रहेगा तो 5 आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर बड़े वाले नंबर पे इक्वल लग जाए तो वो आंसर भी शामिल होगा, छोटे वाले पे इक्वल लगता तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लो, एक और देख लो, -10 और -9 के बीच हो जाए तब क्या होगा। तो -10 और -9 लगातार है, तो -10 और -9 के बीच कोई भी नंबर लोगे तो उसका बॉक्स तो -10 ही आएगा। फिर -10 का बॉक्स निकालोगे तब भी -10 आएगा, लेकिन -9 का बॉक्स निकालोगे तो -9 आएगा। अरे बीच वाला लोगे तो -10 ही आएगा, -10 का लोगे तो डायरेक्ट -10 ही आएगा, और -9 का लोगे तो -9 आएगा। क्योंकि आपको पता है इंटीजर का बॉक्स वही इंटीजर होता है, पूर्णांक का बॉक्स वही पूर्णांक होता है। क्या आप समझ में आए? लेकिन अब किसी के मन में ऐसा भी ख्याल चल रहा होगा, सुनो, ऐसा भी चल रहा होगा कि सर अगर ऐसा हो जाए तब, सर अगर ऐसा हो जाए, कह दे कि सर x का जो वैल्यू है 4 से लेकर के और 8 तक ऐसा है, तब क्या होगा बॉक्स सर? तब क्या होगा? तब एक काम करो, इसको लगातार बनाओ। पहले 4 से लेकर के 5 तक ले जाओ, फिर 5 से लेकर के 6 ले जाओ, फिर 6 से लेकर के 7 ले जाओ, फिर 7 से लेकर के 8 ले जाओ। हो गया? अब बॉक्स निकाल के देखो, चलो 4 और 5 के बीच कुछ भी लोगे तो 4 आएगा, 4 के इक्वल लोगे तब भी 4 आएगा, 5 के इक्वल लोगे तो 5 आएगा। इसका हो गया। अब यहां पे आओ, 5 और 6 के बीच कुछ भी लोगे तब 5 आएगा, लिखा हुआ है। 5 के इक्वल लोगे तब वो 5 आएगा, 6 के इक्वल लोगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहां आ जाओ, 6 और 7 के बीच कुछ भी लोगे तो 6 आएगा, 6 के इक्वल लोगे तब वो 6 आएगा, और 7 के इक्वल लोगे तो 7 आ जाएगा। फिर अब यहां आ जाओ, 7 और 8 के बीच कुछ भी लोगे तो 7 आएगा, 7 के इक्वल लोगे तो 7 आएगा, और 8 के इक्वल लोगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर x का वैल्यू 4 से लेके 8 तक है तो उसका बॉक्स ये सब हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी। समझे? इस तरीके से गौर से लगातार अपना बना लीजिएगा, तब आंसर रिपोर्ट कीजिएगा। बोलिए, एक एग्जांपल और करें? चलिए करते हैं। ये देखिए, आप चाहे तो मन में भी सोच सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए, आपको कोई बोले कि -2 से लेकर के x का जो वैल्यू है वो -5 तक है, सॉरी -5 नहीं हो सकता, मान लेते 3 तक है, ऐसा है। इस पर इक्वल लगाए लेकिन इस पर इक्वल नहीं लगाया, तो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। चलो इसको पहले लगातार बनाओ। पहले -2 से लेकर के -1 तक, फिर -1 से लेकर के 0 तक, फिर 0 से लेकर के 1 तक, फिर 1 से लेकर के 2 तक, और फिर 2 से लेकर के 3 तक, लेकिन 3 पर इक्वल नहीं है। आइए, क्या क्या होगा इसका बॉक्स? मित्र, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट मन में भी सोच सकते थे, बस हम आपको समझाने के लिए सब लिख दिए हैं लगातार। अब बताइए, -2 और -1 के बीच कुछ भी लोगे तो -2 आएगा, -2 के इक्वल लोगे तब भी -2 आएगा, -1 के इक्वल लोगे तो आंसर -1 आएगा। -1 और 0 के बीच लोगे तो -1 आ जाएगा, -1 के इक्वल लोगे तब वो -1 आएगा, 0 के इक्वल लोगे तो 0 आ जाएगा। 0 और 1 के बीच लोगे कुछ भी तो 0 आएगा, 0 के इक्वल लोगे तो 0 आएगा, 1 के इक्वल लोगे तो 1 आ जाएगा।
1 और 2 के बीच कुछ भी लोगे तो 1 आएगा, 1 की इक्वल लोगे तो 1 आएगा, 2 की इक्वल लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 3 के बीच कुछ भी लोगे तो आंसर 2 आएगा, 2 की इक्वल लोगे तो 2 आएगा, और यहां 3 के इक्वल है नहीं तो 3 ले ही नहीं सकते, तो हमारा आंसर बस इतना ही होगा, हमारा आंसर बस इतना ही होगा, हमारा आंसर बस इतना ही होगा। समझे? बोलिए, क्या आपको कहा जाए GIF निकालने, निकाल दोगे? ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके ग्राफ की बात कर लेते, इसका ग्राफ बहुत प्यारा है, इसे ग्राफ की बात कर लेते, नोट कर लीजिए तो पहले थोड़ा सा। चलिए आइए देखते हैं, हेडिंग में लगाते हैं ग्राफ। ग्राफ ऑफ GIF, ग्राफ ऑफ GIF, महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ। इसका ग्राफ बहुत ही प्यारा है, देखने में अच्छा लगता है, देखिएगा कैसा होता है। ठीक है, चलिए बात करें। आपको पता है क्या? आपको पता है, चलिए ग्राफ खींचना है हम लोगों को, तो fx इक्वल टू बॉक्स, यही ना है हमारा GIF, इसी का ग्राफ खींचना है। तभी हम आपको बताए थे ग्राफ खींचना हो तो सबसे पहले फंक्शन को हम y मान लेंगे, तो y इक्वल टू हमारा बॉक्स x हो जाएगा। चलिए अब एक काम के जैसा ग्राफ कैसे खींचोगे देखो थोड़ा सा, आइए ध्यान देना अच्छे से। अभी अभी हम आपको बताए हैं, अगर हम आपसे पूछे, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ अगर x का वैल्यू -2 और 1 के बीच है, -1 के बीच है, तो उसका बॉक्स कितना होगा? बोलोगे सर -2, अगर -2 पर इक्वल भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता रखे हैं कि अगर x लगातार इंटीजर के बीच हो, लगातार पूर्णांक के बीच हो, तो छोटे वाले के बराबर होता है ना। x का मान अगर ऐसा रहा तो आंसर ऐसा आएगा, अगर -1 और 0 के बीच रहे तो -1 आएगा, 0 और 1 के बीच रहे तो 0 आएगा, 1 और 2 के बीच रहे तो 1 आएगा, 2 और 3 के बीच रहे तो 2 आएगा। देख लो, सिर्फ हम इक्वल छोटे वाले पे लगा रहे हैं, बड़े वाले पे नहीं लगा रहे हैं। मतलब इस प्रकार से वैल्यू ऊपर भी बहुत सारा आ सकता है, नीचे भी बहुत सारा आ सकता है ना। आइए तो अब इसी को दिमाग में रख के हम यहां पे खींचते हैं ग्राफ, तो देखना कैसे खींचते हैं, संभालना यहां पे। चलिए आइए, अच्छा हमारे पास जब ग्राफ खींचने की लाइन है तो हम लाइन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? सर वो तो आप जानोगे ना क्यों यूज नहीं कर रहे हो। ओके, सही बात है। हमारे पास जब पतला सा एक लाइन है ग्राफ खींचने के लिए उपलब्ध, तो इसका प्रयोग हम क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए कर ली। और आपको पता है यहां पर क्या होता है, ओरिजिन 0। ठीक है, चलिए अब मार्क करते हैं हम, अब हम मार्क करते हैं, ध्यान देना, मार्क करते हैं। यहां 0 है, यहां पर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यहां पे हम 2 ले लेते हैं, यहां पे हम 3 ले लेते हैं, यहां पे 4, इसी तरीके से और आगे जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां पे हम -1 ले लेते हैं, यहां पे हम -2 ले लेते हैं, इसी प्रकार से और भी इधर जाएगा। ठीक है, अब सुनना अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से सुनना, बस बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, -2 और -1 के बीच, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, यहां से 0 वाले से।
जब आप 0 और 1 के बीच हैं, x का वैल्यू किसके किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच। तो x का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच है, मतलब 0 और 1 के बीच यहां, ठीक है, 0 इंक्लूडेड है, मतलब डॉट और 1 इक्वल नहीं है, सर्कल हो गया। तो जब 0 और 1 के बीच है तो आंसर कितना आ रहा है? 0। तो देखो मार्क हो गया। 0 और 1 के बीच है तो आंसर आ रहा है 0, मार्क हो गया। फिर बोलिए किसके किसके बीच है? अरे ध्यान सुनना, गड़बड़ाना मत। जब y पर भी मार्क कर लीजिए थोड़ा सा, यहां 0 ले लीजिए, यहां पर आप क्या ले लीजिए? 1 ले लीजिए, 1, यहां पे 2, यहां पे 3, ठीक है, यहां पे -1, यहां पे -2, ठीक है। गड़बड़ मत होने देना। और फिर समझते हैं, हमें स्टार्ट किए 0 से। जब x का वैल्यू 0 1 के बीच में था, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में था, तो y का वैल्यू भी कितना था? 0। तो हमने y को 0 पे डार्क कर दिया। अब बताइए, जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो y का वैल्यू कितना है? 1। तो 1 और 2 के बीच में है तो y का वैल्यू है 1। तो 1 के सामने में आ जाइए, y का वैल्यू 1 है तो 1 को डार्क कर दीजिए और 1 और 2 के बीच चले जाइए, ऐसे ऐसे देख लीजिए, देख लो। 0 1 के बीच में था तो आंसर 0 हुआ, तो 0 को डार्क कर दिए। 1 और 2 के बीच में है तो y का वैल्यू 1 है तो 1 के सामने में डार्क कर दिए। फिर देखो y का वैल्यू 2 है, जब 2 और 3 के बीच में है, तो y का वैल्यू 2 है तो 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3, यहां पे 2 है, डार्क कर दो और 2 और 3 के बीच में चले जाओ, यहां पे ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार अगर आगे जाओगे 3 और 4 के बीच, तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। 3 पे डार्क कर दो और 3 और 4 के बीच चले जाओ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप देखो, इधर देख लो, माइनस वाले में -1 और 0 के बीच हो, जब x का वैल्यू -1 0 के बीच है तो y कितना है? -1। -1 0 के बीच, -1 0 के बीच, -1 और 0 के बीच, तो -1 और 0 के बीच। तो जब हम -1 और 0 के बीच हैं, -1 और 0 के बीच हमारा कितना आंसर है? -1। तो -1 को हम क्या करेंगे? डार्क करेंगे। -1 और 0 के बीच है ना, थोड़ा उल्टा डार्क हो गया है। एक सेकंड, ऐसे होगा। -1 x रहना है, -1 और 0 के बीच, तो -1 को डार्क करो और 0 यहां होगा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद -2 और 1 के बीच, -2 और 1 के बीच, तो -2 है, तो -2 के सामने में इसको क्या करेंगे? हम लोग डार्क कर देंगे और ऐसा, ये देखो। इसी तरीके से नीचे भी जाएगा, देख रहे हो, ये सीढ़ी की तरह, एकदम सीढ़ी की तरह इसका ग्राफ बनता है, ऐसे करके सीढ़ी की तरह। देख लो ग्राफ ऐसा, जो जितना भी आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है ना, वही है बॉक्स का ग्राफ, वही है बॉक्स का ग्राफ। पिंक कलर वाला जो भी है वो आपको बॉक्स का ग्राफ है। देख लो, 0 1 के बीच है तो आंसर 0 होता है, 1 और 2 के बीच है तो आंसर 1 होता है, 1 पे डार्क कर दिए। 2 और 3 के बीच है तो आंसर 2 होता है, 2 पे डार्क कर दिए। 3 और 4 के बीच है तो आंसर 3 होता है, 3 पे डार्क कर दिए। -1 और 0 के बीच हो तो आंसर -1 होता है, तो -1 पे डार्क कर दिए। -2 और -1 के बीच हो तो आंसर -2 होता है, तो -2 पे डार्क कर दिए। इसी प्रकार और नीचे होगा, इधर भी इसी प्रकार और ऊपर होगा, इसी तरीके से। तो बस जितना बोर्ड पर अभी एडजस्ट हो पाया वो हम आपको दिखा दिए, एकदम सीढ़ी की तरह, ऐसे सीढ़ी की तरह आपको ऐसे ग्राफ बनता है। और हमेशा पिछला वाला पॉइंट को डार्क करते चले जाइएगा, पिछला वाला पॉइंट को आप डार्क करते चले जाइएगा। ये आपका सीढ़ी की तरह ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, यही है आपका ग्राफ GIF का, यानी महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ है। बोल प्यारे, समझ में आया क्या? बोलिए, समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। चलिए, तो आज क्या करते हैं, इससे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एक पार्ट और बनाना ही पड़ेगा हमको। तो अगर अभी ज्यादा करेंगे तो पार्ट पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और मजा भी नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, मतलब पार्ट नंबर बेसिक मैथ्स का अगला पार्ट 10, अभी तो पार्ट नंबर 9 चल रहा है,
तो आज हम आपको जीआईएफ यानी महत्तम पूर्णांक फलन का कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, ग्राफ बता दिए हैं। अगले क्लास में बता देंगे इसका प्रॉपर्टीज, इसका गुणधर्म। बस प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म पढ़ लोगे तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही देर का रखेंगे, फिर भी अच्छा खासा टाइम हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। जितना भी चीज आज हम आपको बताए हैं वो समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया, अगर आपको हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि सर आपको देखने से हमारा मतलब कुछ मैथ्स में ग्रोथ हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यही लास्ट में कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।